नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं क्रांतिदीप जैन मोशन एजुकेशन की तरफ से आपके लिए पेपर डिस्कशन लेके आया हूँ। फरवरी महीने में होने वाले जेईई मेंस के पेपर की जो सीरीज़ है वो हमारी पूरी टीम आपके सामने डिस्कस करने वाली है। मैं उसमें से जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो 26 फेब 2021 का शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर है बच्चों। तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला सवाल है, if lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths of the third member of Lyman and first member of Paschen series respectively, then the value of lambda 1 ratio lambda 2 is। बच्चों, आसान सवाल है और जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रांजिशन अगर एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दूसरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट में हो रहा है तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है बच्चों अपने पास वो है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइमन सीरीज में जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो 1 बाय लैम्डा 1 फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन ले लिया। इसी तरीके से अगर हम अगला बोला हुआ उन्होंने पाशन सीरीज में बच्चों जो ट्रांजिशन होगा, पाशन सीरीज का फर्स्ट मेंबर बोला हुआ है तो ट्रांजिशन हमने 4 से 3 में ले लिया। 4 से 3 में ट्रांजिशन के लिए हमारे पास 1 बाय लैम्डा 2 का वैल्यू ये आ गया और इस तरीके से हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आएगा बच्चों हमारे पास 7:135। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों इसमें थर्ड आंसर 7:135 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, टेम्परेचर थीटा एट द जंक्शन ऑफ टू इंसुलेटिंग शीट्स हैविंग थर्मल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एज वेल एज टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर θ1 एंड θ2 इज गिवन बाय। बच्चों, यहाँ पर जो जंक्शन है इस पॉइंट पर हमने को टेम्परेचर पता लगाना है। नीचे वाली स्लैब का रेजिस्टेंस R1 है, ऊपर वाली स्लैब का रेजिस्टेंस R2 है, इस साइड का टेम्परेचर θ1 है, इस साइड का टेम्परेचर θ2 है। जैसा कि बच्चों अपन सभी जानते हैं कि हम लिख सकते हैं θ2 माइनस θ डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पर ठीक कर लीजिए बच्चों इसको, θ2 माइनस θ बाई R2 इक्वल टू θ माइनस θ1 बाई R1। और इस तरीके से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास इससे, और थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी θ1 R2 प्लस θ2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये चीज आप यहां भी समझ सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। बच्चों, अगला सवाल जो दिया हुआ है वो है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 2 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे। स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड द फ्रिंज सेपरेशन विल बी। तो फ्रिंज सेपरेशन अपने को निकालना है बच्चों। फ्रिंज सेपरेशन इज इक्वल टू लैम्डा d बाय स्मॉल d, और अपन यहाँ पर अपने को लैम्डा की वैल्यू दी हुई है बच्चों 500 नैनोमीटर, तो ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, और d स्क्रीन जो है वो 1 मीटर अवे है तो 1 मीटर की वैल्यू ये हो गई है, और स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है अपने को 2 मिलीमीटर
तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया है बच्चों। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये आती है हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसे आप लिख सकते हैं 0.25 mm। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चों 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। assertion ए है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये assertion ए है। क्या लिखा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन अचीव बेटर रिजॉल्विंग पावर than optical microscope. Reason: the de Broglie wavelength of electrons emitted from an electron gun is much less than wavelength of visible light. The de Broglie wavelength of the electrons emitted from an electron gun is much less than wavelength of visible light. अब यहाँ पर इन्होंने ट्रू फॉल्स की बात करी है बच्चों, तो अब हम जरा रिजोल्यूशन लिमिट पर चले। रिजोल्यूशन लिमिट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय डी, एंड यू नो रिजोल्यूशन पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 रिजोल्यूशन लिमिट। अब जैसा कि अगर हम जान रहे हैं कि अगर हम लैम्बडा कम करेंगे तो लैम्बडा कम करने से रिजोल्यूशन लिमिट कम हो जाएगी, और रिजोल्यूशन लिमिट कम होने से रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें सही है और रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। 4 आइडेंटिकल solid spheres, each of mass m and radius a, are placed with centers on the 4 corners of square of side B। इस तरीके से ये फिगर समझ सकते हैं आप। एक स्क्वायर है, साइड B ली हुई है और इनकी रेडियस a है। The moment of inertia of system about one side of square where the axis of rotation is parallel to the plane of square। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकालना है। तो इस लाइन के अबाउट निकालना है तो बच्चों इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², आर मतलब रेडियस, रेडियस मीन्स ए, और इनका निकालना है इस लाइन के लिए तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इसका अपने एक्सिस के लिए 2/5 mr² और ये डिस्टेंस b है तो mb² ऐड हो गया। सेम इसके लिए है तो वापस वही टर्म अपन ने वहाँ पर ले ली, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जा रहा है बच्चों दिस वन। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के। Magnitude of increase in density of material when pressure P is applied uniformly on all sides। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले जरा बल्क मॉडुलस पे चर्चा कर लें। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और जैसा कि बच्चे अपन जानते हैं वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज मास अपॉन डेंसिटी एंड दैट कैन बी रिटन एज, और इसका फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा
इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कि K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V इज माइनस डेल्टा रो बाय रो. This can be written as delta P rho upon del rho. अपने को क्या चाहिए बच्चों इस सवाल में? इंक्रीज इन डेंसिटी, डेल्टा रो चाहिए. तो डेल्टा रो आ गया बच्चों अपने पास, डेल्टा P इंटू रो डिवाइडेड बाय K. इस तरीके से हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा बच्चों फोर्थ. ये जो डेल्टा P यहाँ पे दिया हुआ है, ये P की वैल्यू, ये P दी हुई है. व्हेन अ प्रेशर P इज अप्लाइड लिखा हुआ ना, व्हेन अ प्रेशर P इज अप्लाइड मीन्स जो प्रेशर इंक्रीज किया है हमने वो P है. तो ये अमाउंट P दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों. LED is constructed from gallium arsenide phosphide semiconducting material. The energy gap of LED is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो एनर्जी गैप दिया हुआ है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया हुआ है. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड एंड इट्स कलर. देखिए बच्चों, बात को समझने की कोशिश करिएगा. यहाँ पर एक्चुअली जो बैंड गैप है वो दिया हुआ है अपने को 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू Sc बाय लैम्डा. और जो फोटोन रिलीज होगा ट्रांजिशन से वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा. तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Sc 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया बच्चों. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12400 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 1.9. और सिंप्लीफाई करने पर ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है बच्चों 6540 एंगस्ट्रम. तो इसके लिए और 6540 एंगस्ट्रम से हमें रेड कलर मिलेगा. तो ये और इसे हम 654 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं. 654 नैनोमीटर. तो सही आंसर हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 equal resistances are connected in a network as shown in figure. The net resistance between the points A and B is. यहाँ पर अपने को A and B के बीच में नेट रेजिस्टेंस पता लगाना है. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये गलत बना हुआ है. ये इसको यहाँ से आप डिस्कनेक्टेड है. ये एंड बी के बीच में अपने को नेट रेजिस्टेंस पता लगाना है. बच्चों आप क्या करिए, इस ए को यहाँ से उठा के ऐसे घुमा के यहाँ ले आइए. तो आप देखेंगे कि जब यहाँ इसको लेके आऊँगा तो ये वाला रेजिस्टेंस डी से कनेक्टेड है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ई से कनेक्टेड है. और ई और डी के बीच में आर कनेक्टेड है. और आप देख सकते हैं डी और ये बी को उधर ले जाइए, बी को इधर ले आइए. और ये बी सी के साथ कनेक्टेड है और फिर सी डी से कनेक्टेड है. ये रहा
सी ई से कनेक्टेड है, और सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं। और अब आप देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इस वाली ब्रांच में आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस नाते हम समझ सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और इस नाते हम समझ सकते हैं कि ये दोनों मिला के दे रहे हैं 2R, ये दोनों मिला के दे रहे हैं 2R, और 2R पैरेलल में है, तो मिल गया हमको R, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड स्फीयर एज शोन इन डायग्राम, where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the centers. If under root 8R is the distance between the centers of a ring and a sphere where both have equal radius R. तो अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो इसका एक फंडामेंटल समझ ले बच्चों, आप रिंग की वजह से स्फीयर पर फोर्स कैलकुलेट करें, और जैसा कि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो जितना फोर्स रिंग स्फीयर पर एक्सर्ट करेगी उतना ही फोर्स स्फीयर रिंग पर एक्सर्ट करेगा। लेकिन इसका फोर्स उसके ऊपर कैलकुलेट करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम स्फीयर को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हम रिंग को पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम पहले ये पता लगा लें कि इसका फील्ड यहाँ पर कितना होगा, और फोर्स आ जाएगा, तो F इज फोर्स ऑन स्फीयर बाय द रिंग। तो ये हो जाएगा मास ऑफ स्फीयर into field of ring, mass of sphere into field of ring, और ये हो जाएगा बच्चों m into field of ring is gm x, x is under root 8R divided by R square plus under root 8R स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, और ये हो गया बच्चों 8R स्क्वायर 9R स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 3R का, तो ये हो जाएगा GMM अंडर रूट 8R डिवाइडेड बाय 27R क्यूब, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा GMM R स्क्वायर रह जाएगा नीचे, GMM अपॉन R स्क्वायर, और फैक्टर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 8 अपॉन 27, अंडर रूट 8 बाय 27। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 8 बाय 27 GMM बाय R स्क्वायर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। Assume that a tunnel is dug along a chord of earth at a perpendicular distance r/2 from the earth center, where r is the radius of earth. The wall of the tunnel is frictionless. If particle is released in this tunnel, it will execute a simple harmonic motion with a time period. अपने को पता लगाना है कि टाइम पीरियड कितना होगा। सबसे पहले सवाल समझ लीजिए बच्चों, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर, और हमने टनल बना दी ये यहाँ पर।
और ये डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है r/2 और पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी देर के लिए आप यहां पर ले लीजिए। ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहां ले लीजिए पार्टिकल की पोजीशन, ये x होगी और ये डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं अपन d। तो इस पॉइंट पर जो g होगा वो इस तरफ होगा और g की वैल्यू होगी g m d by r cube। r is this radius। अब यहां पर अगर मैं फोर्स देखूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगी। ये टनल, ये बॉडी, उस पर फोर्स होगा इधर की तरफ और अलोंग द टनल अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूं एज्यूमिंग दिस एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास f cos theta, where f is mg। तो फोर्स इधर की तरफ जो फोर्स है वो हो जाएगा हमारे पास f पैरेलल, f पैरेलल मतलब अलोंग द टनल, वो हो गया हमारे पास f cos थीटा और f की वैल्यू है m, कैपिटल F की वैल्यू है cos थीटा। इस एंगल को अपन ने थीटा बोला है, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई आप x/d, x/d। ये चला गया बच्चों। तो f पैरेलल टू टनल इज gmm by r cube into x। और ये इसको लिख सकते हैं हम gm by r स्क्वायर इज g सरफेस इंटू m by r इंटू x। ये f पैरेलल हो गया, तो a पैरेलल हो जाएगा बच्चों f parallel by m and this is equal to और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों टाइम पीरियड होता है 2π/ω and 2π/ω is nothing, it is ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों a/x, ये होता है मॉड ऑफ x/a। ये होगा अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू 2π इंटू अंडर रूट x/a का वैल्यू हो जाएगा r/g। तो इस तरीके से हमारा सही जवाब हो जाएगा 2π अंडर रूट r/g। बट ये g और ये g अलग है बच्चों, ये g एट द सरफेस है, ये g इनसाइड है। ठीक है बच्चों, ये जो g है ये एट द सरफेस है। इस फॉर्मूले में जो है ना ये g एट द सरफेस वाला फॉर्मूला है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P on the perpendicular bisector of uniformly charged thin wire of length L carrying charge Q. The distance of the point P from the center of rod is √3/2L. ये जो डिस्टेंस दी हुई है इट इज √3/2L दी हुई है. बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला लिख लें. पॉइंट बाइसेक्टर पर है, इधर से और इधर से दिस एंगल इज थीटा. तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K लैम्बडा बाय R इंटू, दोनों एंगल इक्वल है इसलिए 2 साइन थीटा लेना है अपने को. अब बाकी तो डायमेंशंस अपने को दी हुई है. यहाँ पर ये √3L/2 दिया हुआ है अपने को. ये अपने को L/2 मिल गया, ये थीटा हो गया. और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इससे. ये आपका ये वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो L/2 इंटू ये L आ जाएगी हमारे पास. तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L/2/L यानी कि 1/2. तो ये 1 हो गया. आंसर हो गया हमारा K लैम्बडा बाय R. K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा हो गया आपका Q बाय L डिवाइडेड बाय R इज √3L/2. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर अपने को मैच करेगा ये वाला. इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा अपने पास. अगले सवाल पे चर्चा करते हैं बच्चों. बॉडी P हैविंग मास m मूविंग विद स्पीड u has head-on collision elastically with another body Q having mass m initially at rest. If m is very less than capital M, body Q will have maximum speed equal to 2u after collision. और रीजन दे रखा है बच्चों ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर बोथ कंजर्व्ड. चलिए इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं. देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है. यहाँ पर अपने को एक बॉडी तो बहुत हैवी दे रखी है और दूसरी बॉडी बहुत लाइट दे रखी है. यह कैपिटल M नहीं है, यहाँ यह स्मॉल m है और स्मॉल m के लिए कहा हुआ है इट इज़ वेरी लेस देन कैपिटल M. नंबर 1, जैसा कि आप लॉ ऑफ कोलिजन के लिए जानते हैं, लॉ ऑफ कोलिजन में E का मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है और इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 होती है. ये बॉडी रेस्ट में दे रखी है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई. तो V2 को 0 कर दीजिए, सॉरी U2 को 0 कर दीजिए. इसको U2 बोला है, कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी 0, तो U2 0 कर दिया. V1 बच्चों बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है. जो बॉडी बहुत मासिव होती है, अगर एक बॉडी बहुत हैवी और एक बहुत लाइट है तो हैवी बॉडी की स्पीड में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, स्पीड में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता.
तो यहाँ पर इसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी u है, तो बाद में भी हमने vu ही ले रखी है। देखिए आप दोनों जगह पर इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हमने u से ही रिप्लेस किया हुआ है, और इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो v2 की वैल्यू 2u के इक्वल आ रही है। और ये बात भी सच है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है एंड मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। A short object of height 100 cm lies before the central axis of spherical mirror whose focal length has absolute value 40 cm. The image of object produced by the mirror is of the height 25 cm and has same orientation of the object. One may conclude from the information. बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और ये भी बताना है कि कौन सी साइड पर है, कॉन्वेक्स साइड पर है या कॉनकेव साइड पर है। चलिए चेक करते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेंगे और इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ रे डायग्राम इस तरीके का बनेगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इमेज हमारे पास यहाँ पर बन रही है, तो इससे पता लग रहा है कि इमेज हमारे पास वर्चुअल है, और साइड की जहाँ तक बात करें तो कॉन्वेक्स साइड पर है। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके अपोजिट साइड में है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फिक्सियस फोर्स F which is inversely proportional to r cube. Its time period of revolution will be given by. बच्चों यहाँ पर अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर जो फोर्स दे रखा है वो r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, and that is equal to m into v square by r. This is v square by r. तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू आ गया बच्चों हमारे पास 1 by r, और टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 pi r by v। तो t प्रोपोर्शनल टू आ गया बच्चों r स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। A large number of water drops, each of radius r, combined to have a drop of radius r. If the surface tension is T and mechanical equivalent of heat is J, the rise in heat energy per unit volume. देखिए large number of water drops, each of radius r. Tiny drops हैं बहुत सारी, और उनसे मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन रही है। तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन इक्वल टू n इंटू कितनी ड्रॉप्स है, लार्ज नंबर n मान लेते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो r इक्वल टू n की पावर 1/3 r हो गया बच्चों। एक तो ये आ गई इक्वेशन, और दूसरा हम कह सकते हैं लॉस इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू n इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों
यूनिट सरफेस एरिया के लिए एनर्जी होती है टी के इक्वल, और मिलने से पहले एक ड्रॉप का सरफेस एरिया इतना था, तो एन के लिए हो जाएगा n इंटू 4πr²। इतना सरफेस डिक्रीज हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू ms डेल थीटा, दैट इज इक्वल टू ms डेल थीटा। बच्चों यहाँ पर किस फॉर्म में पूछा है वो चेक कर लीजिए। आपको जो सवाल पूछा है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर की फॉर्म में पूछा है, तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर वो पुट कर दें, n इक्वल टू r³ तो यहाँ पर इसको लिख दें t इंटू 4π कॉमन ले लीजिए, ये हो गया n r³/r³। और इसमें से हम r³ कॉमन ले लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1/r माइनस 1/r। उन्होंने जो पूछा है हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है उन्होंने, तो ये हीट के इक्वल ही हो जाएगा। तो हीट अपॉन वॉल्यूम is equal to 4πr³ into t into 1/r minus 1/r is equal to upon 4/3πr³। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 3t, दिस वन। ये जो आंसर आएगा बच्चों ये जूल में आएगा, उसको कैलोरीज में ले जाना है, तो फिर आप जैसे डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे डिवाइड किया है इसका मतलब कैलोरीज में आंसर की बात हो रही है, और नहीं करेंगे तो इसका मतलब जूल में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। प्लेनेट रिवॉल्विंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज, पहला स्टेटमेंट दिया है अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, दूसरा है has the least velocity when it is nearest to the sun, its aerial velocity is directly proportional to its velocity, aerial velocity is inversely proportional to velocity, to follow a trajectory such that aerial velocity is constant। बच्चों प्लेनेट जब मूव करता है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, dA/dt इक्वल टू J/2m and J is angular momentum which is constant। तो यहाँ पर dA/dt कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ये, क्योंकि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन, ये प्लैनेट, और अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग अलग, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम और इस पॉइंट पर स्पीड मिनिमम। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। RMS वैल्यू पूछी हुई है। I इज I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin I2 cos ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है। तो I स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। एंड इसे हम लिख सकते हैं बच्चों
ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, ये वाली टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन टू ओमेगा टी। और जब मैं इसका एवरेज लूंगा तो साइन स्क्वायर का एवरेज होता है बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2, इसका एवरेज हो जाएगा 1/2, प्लस इसका एवरेज 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और IRMS वो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ये वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 ग्रेटर देन C1 दिया हुआ है अपने को। When connected in parallel, the equivalent capacitance is 15/4 times the equivalent capacitance of the same connected in series. Calculate the ratio of C2 to C1. बच्चों C पैरेलल तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, C सीरीज C1 C2 बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि C पैरेलल 15/4 टाइम्स ऑफ सीरीज है। तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करें तो हमारा सही जवाब बनता है इसमें एक इमेजिनरी नंबर, और ये क्वेश्चन बच्चों बोनस जाएगा, क्योंकि यहां पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो C1 बाय C2 इज नॉट रियल नंबर, ये बोनस जाएगा बच्चों क्वेश्चन। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। इफ टू सिमिलर स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 are joined in series, the new spring constant and time period would be changed by a factor of। बच्चों K in series combination K1 into K1 divided by K1 plus K1, यानी ये हो जाएगा हमारे पास K1/2, और T टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट ऑफ M/K। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि टाइम पीरियड पे इफेक्ट क्या आएगा, K हो गया हाफ, तो K के हाफ होने से टाइम पीरियड √2 टाइम हो जाएगा, तो √2 टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड और स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा हाफ, तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, डायमेंशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, वेयर x is displacement, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, डायमेंशन ऑफ अल्फा। बच्चों इसमें अपन डायमेंशंस की प्रॉपर्टी लगाएं
एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो ये अमाउंट डायमेंशन लेस होना चाहिए, दिस वन। और डायमेंशन लेस होने का मतलब है बीटा एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशंस है वो वही होनी चाहिए जो केटी की है। और केटी की डायमेंशंस बच्चों एनर्जी की डायमेंशंस की से सेम होती है, तो ये हो गया m1 L2 T-2। आपसे क्वेश्चन में किसकी पूछी है? अल्फा की, तो पहले बीटा की निकल गई यहां से, तो m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय L2। अब आगे अल्फा क्यूब इंटू बीटा की डायमेंशंस वही होंगी जो वर्क की हैं, अल्फा की पूछी उन्होंने हमसे सवाल में, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। यहां पर ध्यान रहे ये बीटा की आ गई, बीटा की यहां से रिप्लेस कर देंगे यहां से, और ये अल्फा स्क्वायर की तो 1/2 पावर लग जाएगी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अल्फा का एल के इक्वल सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए बच्चों सेक्शन बी का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर गिवन है अपने को, और ट्रांसवर्स वेव का वेव फॉर्म दिया हुआ है अपने को, और टेंशन की वैल्यू दे रखी है x इंटू दिस वैल्यू, और x की वैल्यू अपने को पता लगानी है। तो जरा सॉल्यूशन समझते हैं इसका। ये तो उन्होंने वेव इक्वेशन दी हुई है हमको, तो ये जो अमाउंट है हमारा ये ओमेगा हो गया, और स्पीड हो जाएगी हमारी ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के से स्पीड आ गई हमारी वेव की 30 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ वेव इज नथिंग, इट इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी इससे हमारे पास। तो हमारा जो जवाब आ रहा है अप्रोक्सीमेटली वो आ रहा है 1215। तो इसका x की वैल्यू हो जाएगी 1215। अब जरा अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। रेडिएशन इज एमिटेड बाय 1000 वाट बल्ब, बल्ब की पावर दे रखी है 1000 वाट, एंड इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, पॉइंट P दे रखा कोई, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, बल्ब से 2 मीटर पर ये बल्ब है, और यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पर बल्ब है, पॉइंट है P। द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 1.25%, 1.25% एफिशिएंसी है। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, वो दे रखी, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को ये दे रखी है, तो x की वैल्यू निकालनी है अपने को, x चाहिए अपने को। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन तो अपन को समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी इस एक्सप्रेशन से देते हैं हम, और इंटेंसिटी को हम पावर बाय 4πr² भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ई नॉट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 137। जिस फैक्टर के साथ उन्होंने पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। सर्किट कंटेन्स 2 डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम and with infinite reverse resistance. Okay, if the battery voltage is 6 volt, the current through the 120 ohm resistance, इसके थ्रू करंट अगर I है तो I अपने को पता लगाना है बच्चों। एक्चुअली ये तो रिवर्स बायस में है, तो इस वाले ब्रांच में तो करंट की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ये फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50, तो इसकी जगह आप 50 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो कितना हो गया ये 1, अपना जो लूप बना वो ये वाला बन गया, तो ये तो बेकार हो गई ब्रांच। तो 130 प्लस 120 250, 250 प्लस 50 300, तो I is equal to 6/300, यानी कि 1/50 एम्पियर। तो 1/50 एम्पियर यानी ये हो गया बच्चों 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। तो 20 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। As shown in figure, a block of mass √3 kg is kept on horizontal rough surface of coefficient of friction 1/3√3. The critical force to be applied on the vertical surface at an angle of 60 degree with horizontal such that it does not move will be 3x. The value of x means it is on the verge of sliding. अब जरा इसका सवाल का सॉल्यूशन समझ लेते हैं। आपने जो फोर्स लगाया है वो 3x अमाउंट का है, तो 3x का पैरेलल कंपोनेंट तो हो गया आपका 3x cos 30 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट हो गया f sin 60 यानी 3x sin 60, और पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर इधर की तरफ राइट साइड में काम करेगा। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई बच्चों इन दोनों के सम के इक्वल, ये लगी, यहां से नॉर्मल आ गया हमारे पास। अब जरा जब वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे होगी बॉडी तो f cos 60 की जो वैल्यू होगी, ये f cos 60 की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास। f cos 60 is equal to limiting friction, and f cos 60 f/2, it is mu n, n अपन ने कैलकुलेट किया यहाँ से, ये अमाउंट f का है, n का है, तो n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये n की वैल्यू हो गई, म्यू की वैल्यू दी हुई है उन्होंने
1/3√3 सिंप्लीफाई किया तो f की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 10, तो x की वैल्यू होगी 10/3, 3.33, तो आंसर यही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चों। इन अ सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज मेजर्ड एज 100 if the inductance is increased by 2-fold and resistance is decreased by 2-fold, then quality factor after this change will be। बच्चों अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं हम XL/R से, और जैसा कि आप जानते हैं XL को लिखा जाता है ओमेगा L। अब उन्होंने बोला कि L को तो हमने डबल कर दिया और R को हमने हाफ कर दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि तो 4 टाइम हो गया। आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली ओमेगा भी तो चेंज होएगा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। और इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वाली एक्सप्रेशन निकल के आ रही है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से। और L उन्होंने किया डबल, R उन्होंने किया हाफ और C में कोई चेंज किया नहीं, तो ये डबल तो ये √2 आ जाएगा यहाँ से, ये हाफ तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2√2 टाइम, यानी कि Q न्यू इज 2√2 टाइम Q ओल्ड। यानी क्वालिटी फैक्टर जो है ना बच्चों वो 2√2 टाइम हो जाएगा, और 2√2 का मतलब हो गया बच्चों 2.8 टाइम। अब उन्होंने आगे क्या पूछा आपने से, नया क्वालिटी फैक्टर पुराने क्वालिटी फैक्टर का 2.82 टाइम होगा, और पुराना वाला 100 था, तो नया वाला कितना हो जाएगा 282, ये हो जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट battery is connected to pass 20 coulomb of charge through it in a certain given time. Potential difference between two plates of the battery is maintained at 15 volt. The work done by the battery, बिल्कुल सिंपल बच्चों, work done by the battery is charge flowing through it into potential difference, और charge flowing through it is 20 and V is 15, ये हो गया बच्चों 300 जूल। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। A container is divided into 2 chambers by a partition. The volume of first chamber is 4.5 liter, second chamber is 5.5 liter. The first chamber contains 3 mole of gas, pressure 2 atmospheric, and second chamber contains 4 mole of gas, pressure 3 atmospheric. After the partition is removed and mixture attains equilibrium, the common equilibrium pressure existing in the mixture is this one। x की वैल्यू अपने को पता लगानी है। तो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से कर दीजिए इस सवाल को। 1 मोल गैस की एनर्जी होती है 3/2 RT एट टेम्परेचर T1, तो N1 मोल गैस की एनर्जी हो गई, एक चेंबर में ये हो गई गैस की एनर्जी, दूसरे चेंबर में ये हो गई गैस की एनर्जी। और जब दोनों गैसेस मिल जाएंगी तो नंबर ऑफ मोल्स होगा N1 प्लस N2 और कॉमन टेम्परेचर हो गया T। और आप जानते ही हैं PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। इस तरीके से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से यहां पर ये वाली जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसको ऐसे समझिए। N1 मोल के लिए लिखेंगे तो P1 V1 बाय इक्वल टू N1 R
T1 and P2 V2 is equal to N2R T2 and V is equal to, और यहां से आप समझ सकते हैं ये T2 हो गया बच्चों, और बाद का जो प्रेशर है वो है P, वॉल्यूम है V और नंबर ऑफ मोल्स है N1 प्लस N2 इंटू टेम्परेचर है T। तो बात की कहानी ये है। तो अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से लिखा गया है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ आपके। इस वाले एक्सप्रेशन से हमें देखने को मिल रहा है कि N1 T1 प्लस N2 T2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू T आ रहा है हमारे पास। यहां से इस इक्वेशन से N1 T1 प्लस N2 T2 is equal to N1 प्लस N2 इंटू T। तो N1 T1 यहां से लिख सकते हैं आप P1 V1 बाय R, यहां से लिख सकते हैं आप P2 V2 बाय R, और यहां से लिख सकते हैं आप PV बाय RT, PV बाय R। तो P लिख सकते हैं आप P1 V1 P2 V2 डिवाइडेड बाय V, V इज V1 प्लस V2, ये वाला एक्सप्रेशन। बाकी तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर ली तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं बच्चों। A boy pushes a box of mass 2 kg with force of 20 I plus 10 J Newton on frictionless surface. Box was initially at rest. Then is displacement along the x-axis after 10 सेकेंड। तो अपने को 10 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। देखो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं अपन। यहाँ पर x डायरेक्शन का फोर्स ये है और y डायरेक्शन का फोर्स ये है। तो x का एक्सेलरेशन 10 हो गया, y का एक्सेलरेशन 5 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट उन्होंने x के लिए पूछा है। तो इनिशियली रेस्ट में है तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई हमारे पास, एक्सेलरेशन इन x आ गया, तो आंसर आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज 16 वोल्ट एंड 8 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर दिस मॉड्यूलेटेड वेव इज दिस वन। द वैल्यू ऑफ x इज, देखो बच्चों AM की वैल्यू हो जाएगी मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन 2 और AC की वैल्यू हो जाएगी मैक्स प्लस मिनिमम बाई 2, और MX दे रखा है अपने को 16 और A मिनिमम दे रखा है अपने को 8 वोल्ट। इससे मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया हमारे पास AM बाई AC। आंसर आ रहा है हमारा 33। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। A person is standing on a spring balance inside a stationary lift measures 60 kg. Weight of that person if the lift descends with uniform downward acceleration of 1.8. बच्चों क्या पूछा गया हमसे? वेट। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में वेट होगा बच्चों एपरेंट वेट इक्वल्स टू m इंटू G माइनस ए, और वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 490
मास दिया हुआ है आपको 60 और जी की वैल्यू हो गई 10 और ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 1.8। तो ये आ गया अपने पास 60 इंटू 8.2, आंसर आ जाएगा 492 न्यूटन।